हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी के लिए डेडिकेटेड है। हिंदी आर ओ 2023 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको एक्चुअल में आर ओ 2023 का प्रीलिम्स क्लियर करना है तो उसमें आपको हिंदी में अच्छे नंबर गेन करने पड़ेंगे। अगर आप 54 से 55 नंबर मिनिमम गेन करते हैं, मैक्सिमम आप 56-57 तक भी जा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा आर ओ 2023 के प्रीलिम्स को क्लियर करना। इस वीडियो में यहाँ पर कुछ हिंदी के चीट कोड्स हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करते हो अपनी प्रिपरेशन में हिंदी की इस समय पर, जब से अब यहाँ पे 35-36 दिन बचे हुए हैं, और जो व्यक्ति इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा वो एक्स्ट्रा 4 से 5 नंबर गेन करेगा अपने कॉम्पिटिटर से। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो मे बी कि आप वो गेन ना करो। इसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप खुद से अपनी प्रिपरेशन में अपनी जो कमियां हैं उनको फाइंड आउट कर पाओगे कि हाँ, अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं और सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपके नंबर 50 से 55 नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो आपको उसमें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी एंड आप बेटर वे में चीज़ों को तैयार कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे, अपनी गलतियाँ जान पाओगे। बात करता हूँ। देखिए, आर ओ में हिंदी में 60 मार्क्स की आपकी रहती है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का टॉपिक, काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें एक होती है वाक्य शुद्धि, एक होती है वर्तनी शुद्धि, यानी कि एक होता है सिंगल सिंगल वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें यू हैव टू फाइंड एरर कि भैया कहाँ पे क्या गलती है, और एक होता है कि पूरा सेंटेंस आपको दिया गया होता है एंड उसमें यू हैव टू फाइंड कि भैया इसमें कहाँ कहाँ पे गलती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तनी शुद्धि होती है, यानी कि जो वर्ड्स दिए होते हैं, जैसे जात्यभिमान, जात्याभिमान, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो वर्तनी शुद्धि पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि वो थोड़ी सी टफ होती है इन कंपैरिजन टू वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में क्या होता है, जो सेंटेंस करेक्शन होता है ना, पूरा सेंटेंस दिया होता है, वहाँ पर एरर्स को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। लेकिन अगर आप वाक्य शुद्धि की बात करो, वर्तनी शुद्धि की बात करो, तो वर्तनी शुद्धि में सिंगल आपको शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं। अब उसमें आपको पता करना है कि भाई इसमें से कौन सही है कौन गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए वर्तनी शुद्धि को जब आप कर रहे हो तो उसमें ध्यान ज़्यादा दो। वर्तनी शुद्धि में होता क्या है कि चारों ऑप्शंस या तो आपको सही लगेंगे या गलत लगेंगे। जैसे आपने अगर एक बार पढ़ा, आपको आंसर समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आया, आप दोबारा पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, तो होता क्या है, कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसलिए जो भी ये वर्तनी शुद्धि है, स्पेशली मतलब जिसमें ये शब्द दिए गए हैं, इसमें यू हैव टू सी कि आप इतना अच्छे से आप रिवाइज करके एग्जाम में गए हो कि वहाँ पर आपको ये बार बार कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए सेंटेंस वाला आप एरर निकाल ले जाओगे, लेकिन जो ये वर्ड्स वाली जो शुद्धि जिसमें निकालनी होती है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो। वर्तनी शुद्धि की अगर बात की जाए वाक्य वाली, तो उसमें क्या होता है स्पेशली कि उसमें वहाँ पर आपको जब भी पूरा सेंटेंस जैसे दिया गया है जो वाक्य शुद्धि वाला है, उसमें सबसे पहले तो आप जेंडर का ध्यान रखो कि जहाँ पर ही शी मेल फीमेल वाला जो होता है ना ध्यान की, जैसे जहाँ पर मेल की बात की गई है, फीमेल की बात की गई है, तो वहाँ पर ध्यान रखो, कई बार उसमें गलती होती है और पढ़ने में सेंटेंस आपको अटपटा ना लगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जैसे आप जब पढ़ रहे हो तो उसमें जैसे अगर मेल के हिसाब से है तो उसके हिसाब से वो उसमें फीमेल वाला ना हो, फीमेल के हिसाब से है तो उसमें मेल वाला ना हो, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो मेल होते हैं, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो फीमेल होते हैं। ये मैं आपको मेल फीमेल का यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो, आप डिफरेंस कर पाओ, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें इस तरह से होती हैं कि उसमें आपको जो जेंडर है वो फाइंड आउट करना होता है शब्द का, वो अगर आपने फाइंड कर लिया तो आप एरर ईजिली निकाल ले जाओगे। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और पढ़ने में सेंटेंस अटपटा लगता है, मतलब नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सेंटेंस थोड़ा सा अगर आपको वियर्ड सा लग रहा है सुनने में, समझने में, पढ़ने में आपको अजीब सा लग रहा है, तो वो वहाँ पर आपको एरर देखनी है कि कहीं इसमें तो एरर नहीं है। और जो वाक्य शुद्धि का इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शब्दों का जो सीक्वेंस है उस पर स्पेशल ध्यान रखो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, होता है कि पानी का एक गिलास ला दीजिए, पानी का एक गिलास ला दीजिए। अब इसका सही क्या होगा, इसका ये होगा एक गिलास पानी ला दीजिए। भाई पानी का एक गिलास नहीं होता है, पानी तो पानी है, एक गिलास पानी होता है। तो ये यहाँ पर वहीं पे मैंने उसमें आपको बताया हुआ है कि एक गिलास पानी ला दीजिए। जैसे एक होता है कि यहाँ पर भैंस का काला दूध मिलता है, और एक होता है कि एक काली भैंस का दूध यहाँ मिलता है, यानी कि जो भैंस है वो काली हो सकती है, दूध थोड़ी ना काला होगा। तो ये इस तरीके से जो शब्द होते हैं ना उनका सीक्वेंस आपको समझना होता है। इसके अलावा जो वाक्य शुद्धि है उसमें सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि जो एक वचन और बहुवचन है उसका जरूर ध्यान रखें, यानी कि जो भी वहाँ पर संज्ञा सर्वनाम है, जो भी वहाँ पर नाउन प्रोनाउन है, उसमें एक वचन बहुवचन सिंगुलर प्लूरल जरूर देख लें। ठीक है, तो ये हो गए कुछ वाक्य शुद्धि के। इसके बाद में अगर बात की जाए वर्तनी शुद्धि वाली, तो वर्तनी शुद्धि में क्या होता है कि जो मात्राएं होती हैं, जो हलंत होता है, जो विसर्ग होता है, उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखें। वर्तनी शुद्धि में इन्हीं की ज़्यादातर गलतियां होती हैं जो आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक और बहुत थोड़ी सी सीक्रेट चीज़ होती है, लेकिन आपने अगर इस चीज़ को गौर किया है तो आप आराम से कर ले जाओगे। वर्तनी शुद्धि में क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जो बहुत फ्रिक्वेंटली आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, वोकेबलरी में दिखाई पड़ते हैं, उनके पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आधिकारिक। अब आधिकारिक एक ऐसा शब्द है कि अगर आप शासनादेश या जो भी सरकारी जो वोकेबलरी है उसको अगर आप देखोगे तो उसमें जो जो शब्द आपको देखने को मिल रहा है वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने थोड़ा सा जैसे मेंस की तैयारी कर रखी है, या जैसे आपने अगर ऐसे भी नॉर्मली भी
अगर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की वोकेबलरी को देख रखा है तो आप बेटर वे में चीज़ों को रिटेन कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर वो पूछेंगे तो आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि आप उसके साथ पहले ही रूबरू हो चुके हो, पहले ही आप उस चीज़ के साथ फैमिलियर हो चुके हो। तो ये मैंने जो टॉपिक है आपको इसमें वर्तनी वाले भी जो 2 पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए, और जो वाक्य शुद्धि वाले में जो 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें आपको आगे एक बात और ध्यान रखनी है जो वाक्यवर्तनी वाला होता है, कि इसमें अपने शब्दों में लिख करके एक बार जरूर देख लें। कई बार इंसान पढ़ते टाइम क्या होता है कि एरर पिक नहीं कर पाता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, उसमें क्वेश्चन आपने पढ़ा, कई बार समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप लिख कर देखते हो ना तो कॉन्शियसली आप गलती को फाइंड आउट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपने कभी ना कभी उसको लिखा या पढ़ा इतना ध्यान से होता है कि वो आपको तुरंत चमक जाता है, तुरंत फ्लैश कर जाता है। कई बार इंसान ने अगर किसी शब्द को 4-5 बार 6 बार लिख रखा है, तो जब वो लिख कर देखेगा तो अगर वो गलत लिख रहा होगा तुरंत उसका पेन रुक जाएगा, तुरंत उसको लगेगा यार कुछ कुछ गलत हो रहा है। ये चीज़ आपके साथ होती होगी डेफिनेटली। तो इसलिए ये चीज़ को जरूर करें, तो आपको ये टॉपिक जो पर्टिकुलर है ना वाक्यवर्तनी शुद्धि का, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बात आती है विलोम शब्द की। देखिए, इसको डील करते समय कोटि का जरूर ध्यान रखें। कोटि का, जिस कोटि में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उसी कोटि में उत्तर दें। ऑप्शन में जो ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे उसमें आपको चारों सही या सेम लग सकते हैं कि अरे ये तो चारों सही है, लेकिन उसमें चारों में आपको बेस्ट सुटेबल आंसर देखना होता है कि जो भी 4 ऑप्शन है उसमें सबसे सही आंसर कौन सा है, सबसे तगड़ा आंसर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सत्य है तो सत्य का असत्य होगा, गलत नहीं होगा कि सत्य का गलत आप बोलो। अब देखा जाए तो उसका जो मीनिंग है वो तो दोनों का सही है। सत्य का असत्य होता है, सत्य का अगर आप उल्टा देखोगे तो गलत भी हो सकता है, तो मतलब मीनिंग से तो वही होगा, लेकिन कोटि के हिसाब से देखोगे तो सत्य का असत्य होगा। ठीक है, सही का गलत होगा, सही गलत। तो ये चीज़ आई गेस आप समझ गए होगे, तो अब आपको इसमें डाउट नहीं होगा, कोटि का ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बात आती है विशेषण विशेष टॉपिक की। बाकी विलोम का टॉपिक, जो विलोम का टॉपिक है बाकी वो इजी होता है, रखने वाला होता है। अगर आपने 4-5 बार चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो उसके बाद में गलत नहीं होता है विलोम में। बहुत ही कम शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक डाउट होता है, तो वो आपने अगर ढंग से पढ़ाई की हुई है तो वो शब्द भी आप जीवन जान जाते हो कि ये पर्टिकुलर कुछ 30-40-50 शब्द हैं, यही इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान देना है। इसके बाद में बात आ जाती है विशेषण विशेष टॉपिक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता, यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि खासियत, जिससे विशेषता बने वो विशेष्य हो गया। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या है। अब विशेषण विशेष में आपको फोकस ये करना है कि किस शब्द से विशेषता बन सकती है, यानी कि जो खासियत है, एडजेक्टिव है, वो किस शब्द से बन सकती है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको पकड़ना है जब भी कभी आपको कोई पेयर दिया जाए या कोई आपको शब्द दिया जाए। विशेषण विशेष में कोई भी एक अगर आप खोज लेते हो, कोई भी एक अगर आप ढूंढ लेते हो तो दूसरा आप आसानी से जान जाओगे। जैसे अगर आपको कोई एक शब्द दिया या पेयर दिया, अगर आप उसमें ये जान गए कि ये विशेषण है या विशेष्य है, या विशेषण इसका क्या होगा या इसका विशेष्य क्या होगा, तो आप फिर उसमें से ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर ले जाओगे। डायरेक्ट आपको ना भी पता चले, लेकिन जब आप आंसर देखोगे ना, तो जब आप उसमें बिठाओगे, जब उनको सेट करोगे, तो चारों ऑप्शन में से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल ले जाओगे। जैसे कि ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या से क्या बनेगा? ईर्ष्यालु, वो बहुत ईर्ष्यालु है। कोई व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा चिड़ करता है, नफरत करता है, मन में मत्सर रखता है, तो कहते हैं यार वो बहुत ईर्ष्यालु है। तो ये ईर्ष्यालु किससे बना है? ईर्ष्या से बना है। बाकी विशेषण विशेष में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने 3-4 बार 5 बार पढ़ा है तो इसमें भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स जो आपके सामने ऐसे आते हैं जो आपको खुद पता चल जाता है कि यार ये थोड़ा क्रूशियल है, ये मुझे याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसमें मैं बार बार गलती कर रही हूँ, ये मुझे हमेशा प्रॉब्लम करता है, तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करना है। तो उन शब्दों पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखें। कुछ ऐसे 50 से 60 शब्द होते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको वही मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचिए, एग्जामिनर आपको वहाँ फंसाना चाहता है जहाँ पर आप डाउट बहुत ज़्यादा रखते हो, तो उन क्वेश्चन पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बाद बात आ जाती है तत्सम तद्भव टॉपिक की। देखिए, तत्सम में बेसिक से जान लीजिए कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो ट्रेडिशनल शब्द हैं, जो एकदम प्राचीन आपको किताबों में मिलते हैं, पुस्तकों में मिलते हैं, वो आपके जो फॉर्मल टाइप के जो शब्द होते हैं ना, वो आपके हो सकते हैं तत्सम। इस तरीके से आप समझने के उससे मैं आपको बता रहा हूँ। तद्भव की अगर आप बात करोगे तो जो आम बोलचाल की भाषा है, एकदम कैजुअल भाषा, एकदम जो मॉडिफाइड, जिसमें इनफॉर्मल, कि आप जो किसी के साथ बैठ करके चाय पी रहे हो, बन मक्खन खा रहे हो, तो वो जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हो ना, आम बोलचाल की भाषा, वो आपकी हो जाती है तद्भव शब्द हो जाते हैं। जैसे अदरक है, तो अदरक का अदरक होता है। अब ये अदरक क्या है? इनफॉर्मल टाइप हो गया। अदरक क्या है? ये आपको प्राचीन पुस्तकों वगैरह में मिलेगा, तत्सम हो गया। तो इसमें भी तत्सम तद्भव में रिवाइज बहुत ज़्यादा करना होता है। तत्सम तद्भव में क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन अगर आपने उसको बीच में रिवाइज नहीं किया तो 4-5 दिन 6 दिन बाद अगर आप इवन पढ़ोगे तो आपको लगेगा आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होती है तत्सम तद्भव के साथ, एंड जिनके साथ होती है उन्हीं को एक्चुअल में ये प्रॉब्लम, ये टॉपिक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है उनके लिए, उनको ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिवाइज बहुत करना है डेली। अगर आप 1 घंटे हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये चाहे तत्सम तद्भव हो, चाहे विशेषण विशेष हो, ये सब फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं आपके लिए।
इसके बाद बात आती है वाक्यांश के लिए एक शब्द की, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस पर स्पेशल ध्यान दीजिए जिसमें सेंटेंसेस से आंसर ना निकल रहा हो, जिसमें सेंटेंस जो आपको दिया गया है उससे आंसर ना निकल रहा हो, ऐसे सेंटेंस पर आपको जरूर ध्यान देना है। जैसे कि उत्तराधिकार में मिली संपत्ति। अब इसमें जो सेंटेंस है, इसमें अगर आपको 4 ऑप्शन अभी दे दिए जाएं तो इसमें डायरेक्ट जो सेंटेंस में पूछी गई ये चीज़ उससे रिलेटेबल नहीं है, तो इसमें आपको अलग से एक शब्द दिया गया है, रिक्त। उत्तराधिकार में मिली संपत्ति रिक्त। तो इस तरीके से जितने भी सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें सेंटेंस से ऑप्शन में एलिमिनेट ना कर पा रहे हो आप, उनको रट लेना, उनको एग्जैक्टली समझ लेना, याद कर लेना, पढ़ लेना आप कि ये क्या होता है। उनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद में जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन में कुछ मीनिंग सही आंसर तक मिल रहा होगा, उसमें ऑप्शन कम से कम 2 बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, ये बात आप ध्यान रखना। तो आंसर जो भी आप चुनोगे वो क्रॉस चेक जरूर करो। जैसे कि बहुत क्लोज होंगे, जैसे कि है बिना पलक झपकाए। अब बिना पलक झपकाए का विपलक आपको लगेगा, बिना पलक झपकाए आपको लगेगा कि इसका आंसर होगा विपलक, लेकिन इसका निर्निमेष सही होगा। तो इस तरीके से जब कभी भी सेंटेंस में जो सेंटेंस आपको दिया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उससे जब आपको आंसर बहुत ही क्लोज लग रहा हो कि अरे इसका तो यही होगा, तो उसके जैसे एक और ऑप्शन ऐसा होगा जो बहुत क्लोज होगा, तो उसमें एग्जामिनर आपको डाउट पैदा कराने के लिए ही आपको वो क्वेश्चन उसने दिया है। तो 2 ऑप्शन तो बहुत ईजी होंगे, वो तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ये नहीं होंगे, तो वो तो आपने पहले ही काट दिए। लेकिन जो 2 आपको मिलेंगे बाद में, उनमें आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें एक बार ढंग से देख लूँ मैं कि कहीं इसमें इसका ये तो नहीं है। तो ये जैसे मैंने आपको अभी विपलक और निर्निमेष वाला बताया है, इससे आप आई गेस समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि एक टाइप के जो भी होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उनको रिलेट करके पढ़िए। जैसे खाने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, तैरने की इच्छा, इनको एक साथ पढ़ लीजिए या कहीं एक साथ लिख लीजिए या इनको रिलेट कर करके पढ़िए, क्योंकि इस टाइप के जरूर आते हैं। हो सकता है कि आपको RO 2023 का जो प्रीलिम्स है उसमें भी इस तरह के आ जाए, तो बाद में फिर आप याद करेंगे कि हाँ ये चीज़ आपने सीखी थी। तो ये ध्यान रखिए, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टॉपिक्स पर कमांड क्रिएट करवाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद बात आती है पर्यायवाची शब्दों की। देखिए, शब्दों के जो भी पर्यायवाची आप पढ़ें उन्हें लिंक जरूर करें अन्य शब्दों से जो मिलते जुलते हों। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे उरग है, अब आपने उरग पढ़ा तो उरग का देखिए कि उर्गारी किसका होता है। आपने मान लीजिए यमुना का पढ़ा तो यमुना का देखिए कि यमराज फिर जो है वो किसका किसका होता है। भानु का आपने पढ़ा तो ये देखिए कि भानुजा किसको कहते हैं। अर्क आपने पढ़ा कि अर्क का होता है तो अर्क से अर्कजा बना हुआ है, तो अर्कजा किसको कहते हैं। तो ये शब्द ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इनके बीच में एक कनेक्शन है। तो अगर आपने एक का पढ़ा हुआ है तो आप दूसरे को आसानी से याद कर ले जाओगे, वरना फिर आप उरक का भी रटोगे एंड उर्गारी का भी रटोगे तो हमेशा आपको एक कंफ्यूजन रहेगा। हल्का सा भी आप ऊपर नीचे पूछा जाएगा तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इनको पहले से जोड़ जोड़ के लिंक करके पढ़ा हुआ है तो आपके लिए एक तो याद करना आसान होगा और आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, और आपके पास जो नॉलेज है उसको आप इंप्लीमेंट करके पर्यायवाची आसानी से कर पाओगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्यायवाची में, ये पर्यायवाची शब्दों में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। इसके बाद बात आती है शब्दों के पर्यायवाची में इंपॉर्टेंट वाले पहले और अच्छे से याद करें। देखिए, कुछ कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं जिनके बहुत ही बेसिक होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं कि अगर आपने पर्यायवाची नहीं भी तैयार किया है, कोई एकदम पहले दिन इंसान पर्यायवाची को पढ़ रहा है, वो भी इंसान फिगर आउट कर ले जाएगा कि इसका ये होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से टिपिकल होते हैं और इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो आपको जरूर पता होने चाहिए। मतलब जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, अब पृथ्वी का अगर आपसे पर्यायवाची पूछा जाएगा तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में धरती होगा तो धरती आप अगर तैयारी करके नहीं भी गए RO 2023 की, तो पृथ्वी को धरती कहते हैं, ये तो आप जानते ही है ना, धरती माता, धरती माँ। लेकिन अगर वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए मही, छोड़ी, अवनी, मेदनी, ये सब ऐसे हैं कि अगर आपने प्रॉपर पढ़ाई नहीं करी है कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, तो आप हो सकता है कि अवनी, मेदनी, उर्वी ये सब ना बता पाएँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए जो मोस्ट बेसिक हैं वो तो आपको पता ही है। जैसे आकाश है तो आकाश, आसमान, इसको नभ भी बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, बहुत सारे आपने गानों में देखा होगा, पलक देखूं, जमी देखूं, अंबर अंबर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे शब्द हैं जो आप सुनते रहते हो। तो इसलिए कुछ शब्द जो मोस्ट बेसिक हैं उन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन जो क्रूशियल शब्द हैं जो आप ऐसे आम बोलचाल की भाषा में भी नहीं देखते सुनते हो, वो आपको ज़रूर फोकस करने हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दों के। जैसे अग्नि हो गया, आकाश हो गया, सूर्य हो गया, सारंग हो गया, द्विज हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में किसी भी शब्द का हर पर्यायवाची इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये मैंने आपको जो पूरा पृथ्वी वाला, धरती वाला है, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। उर्वी, अवनी, मेदनी, ये सब इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में हिंदी में UPPSS के CSET के सेक्शन में जो हिंदी वाला होता है ना, उसमें वो टॉपिक्स RO के सिलेबस में है।
ठीक है, सबसे पहले कई बार पढ़ करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जो भी यूपीपीसीएस के सीसेट के सेक्शन में जो भी आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो अगर आपने कर रखा है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आयोग के जो पेपर पैटर्न है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ना कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस पर। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हैं हिंदी को रिगार्डिंग, कि हिंदी में मेरे नंबर नहीं बन रहे, नंबर नहीं बन रहे। देखिए होता क्या है ना, कई बार टेस्ट सीरीज में कुछ कुछ चीज़ें गलत दी होती हैं, जैसे आंसर्स गलत दिए हैं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। ऐसा नहीं है कि बनाने वाले ने उसमें ध्यान नहीं दिया, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाती है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ना भागें कि इसमें कंटेंट में क्या दिया है। अपने क्वेश्चन में सही गलत बस देख लें कि हाँ, अगर आपने मान लीजिए हिंदी का टेस्ट दिया तो आपके कितने बन रहे हैं, और वो चीज़ जो आपने फिर अपना कंटेंट पढ़ रखा है, जो भी आपने स्टैंडर्ड किताब पढ़ रखी है या आपने घटनाचर की पीवाईक्यू का रखी है, तो उससे कर लीजिए। लेकिन आयोग के पेपर को जरूर फोकस करिए। आयोग क्या पूछता है, अगर आपने ये नहीं समझा और आप टेस्ट सीरीज के पीछे भागते रहे कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप ब्लंडर करेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप जो आयोग जिस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, जो एग्जाम का पैटर्न है, आप उसको चेस करते हैं या फिर आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को चेस करते हैं। ये अब आपकी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है। आई होप इस वीडियो में आपने हिंदी के हर टॉपिक के ऊपर कुछ नई नई चीज़ें सीखी होंगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी आर 2023 के लिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री में पीडीएफ डालता रहता हूँ, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक मेरा करंट अफेयर्स का पेड कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जिसको ज्वाइन करना हो वो अभी भी ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम पर डिटेल्स वगैरह रहती हैं। 8737895576 ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पर आप टेक्स्ट भी कर देंगे तो काम बन जाएगा, आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। थैंक यू सो मच।